नमस्कार, क्यूज़ के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और निरंतर अपने स्वाध्याय में व्यस्त होंगे। आज हमारी वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा जो लेक्चर है, हम महाद्वीपों को पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर हमने ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का अध्ययन कर लिया। आज हम अफ्रीका महाद्वीप का अध्ययन करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको पीछे दिख भी रहा होगा, अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप में कौन से प्रमुख पर्वत हैं, कौन सी पठार हैं, कौन सी नदियां हैं, कौन सी झीलें हैं, कौन सी वनस्पति है, तो हम देख लेते हैं कि अफ्रीका महाद्वीप में हम पढ़ने क्या वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं। ये कौन सा है? हमारा अफ्रीका महाद्वीप। पहले अगर इसकी स्थिति जान लेते हैं कि इसकी स्थिति कहाँ पर है, तो ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप के ऊपर तो हमारा कौन सा सागर आ जाता है? तो ऊपर है हमारा भूमध्य सागर। कौन सा सागर है? भूमध्य सागर, ठीक है, भूमध्य सागर। इधर है हमारा हिंद महासागर, हिंद महासागर। इधर है अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, ठीक है। हमारे उत्तर में कौन सा आ जाता है? भूमध्य। इधर पूर्व में हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर और नीचे है दक्षिण महासागर, दक्षिण महासागर। अब ऐसे और देखा जाता है तो इसके ऊपर है यूरोप। कौन सा है? यूरोप। अटलांटिक महाद्वीप की उस साइड में उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। इधर बात की जाती है तो हमारा एशिया। तो ये तो इसकी स्थिति है अफ्रीका की। अब अफ्रीका के बारे में हम पढ़ने क्या वाले हैं? तो पहला अफ्रीका के बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ पे कौन कौन सी झील है, पर्वत, एक एक से लिखते हैं। पहले पर्वतों का अध्ययन करेंगे, फिर हम यहाँ पर क्या देखेंगे? फिर यहाँ पर देखेंगे पठार को, पठार, झील, नदियाँ, पर्वतों को पढ़ेंगे, पठारों को, झीलों को, नदियों को, और हम जानने वाले यहाँ के कुछ खनिजों के बारे में और यहाँ की जनजातियों के बारे में, तो जिनसे सर्वाधिक क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनका अध्ययन करने जा रहे हैं। तो आज हम शुरुआत करते हैं अफ्रीका महाद्वीप की। अफ्रीका महाद्वीप को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, इसे अंध महाद्वीप कहा जाता है, अंध महाद्वीप कहा जाता है, ठीक है। इसकी लोकेशन हो गई, इसे अन्य नाम से जाना जाता है, अंध महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। अफ्रीका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है, अफ्रीका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिसके यहाँ से भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, तीनों रेखाएं गुजरती हैं। किससे? अफ्रीका महाद्वीप से। और जीएमटी जो लाइन है, हमारी ग्रीनविच रेखा है, वो भी अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती है। ऊपर से यूरोप में स्पेन, इंग्लैंड और फ्रांस का जो क्षेत्र है ऊपर से आती है और नीचे हमारे अफ्रीका महाद्वीप से निकलती है। तो अफ्रीका महाद्वीप एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिसके कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा, ये तीनों रेखाएं गुजरती हैं। प्लस जो जीएमटी लाइन है हमारी, जीएमटी ग्रीनविच रेखा है, वो भी कहाँ से गुजरती है? तो वो अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती है। आज हम अफ्रीका से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बनते हैं, पूछे गए हैं, उन सभी का आज विश्लेषण करने वाले हैं। आप इसको बिना स्किप किए पूरे ध्यान के साथ में इसका अध्ययन करें। और आपको मैप के थ्रू समझाया गया है, प्रत्येक चीज़ मैप के अनुसार है कि किस स्थान पर कौन सी चीज़ है। तो आप बिल्कुल भी कतई चिंता ना करें, आपको पूर्णतः आसानी से समझ में आ जाएगा। तो शुरुआत करते हैं हम आज की इस कक्षा का। तो अफ्रीका महाद्वीप को अन्य किस नाम से जाना जाता है? अंध महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। आगे ये है हमारा अफ्रीका महाद्वीप। कौन सा? अफ्रीका महाद्वीप। सबसे पहले हम भूमध्य रेखा जो यहाँ से गुजरती है 0 डिग्री भूमध्य रेखा, उसे देख लेते हैं। भूमध्य रेखा, तो भूमध्य रेखा पर कौन कौन से द्वीप आते हैं? तो इधर से चलते हैं तो हमारा पहला पड़ता है सोमालिया, सोमालिया द्वीप पहला पड़ता है। आगे चलने पर हमें केन्या,
केन्या से हम आगे और चलते हैं तो हमें देखने को मिलता है युगांडा, युगांडा, और नीचे देखने को मिलता है हमें रवांडा, रवांडा। ठीक है, आगे और चलते हैं हम, ये हो गया सोमालिया, केन्या, युगांडा और ये हमारा रवांडा। आगे चलते हैं तो इसे DRC के नाम से जानते हैं, DRC यानी कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो। आगे आगे और चलते हैं तो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है गबन। कौन सा देखने को मिलता है? गबन। ठीक है, तो ये तो क्या थी हमारी भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा कहाँ से गुजर रही है? सोमालिया, केन्या, युगांडा, रवांडा, DRC, गबन। DRC को डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो के नाम से जाना जाता है। और एक और है यहाँ पे साओ टोमो, साओ टोमो, साओ टोमो। तो अफ्रीका महाद्वीप के जो भूमध्य रेखा है उस पर स्थित जो भी देश हैं हमने उनके बारे में जान लिया। ठीक है, कौन कौन से हैं? तो वो है हमारे सोमालिया, केन्या, युगांडा, रवांडा, DRC, गबन और साओ टोपो। ठीक है, तो ये तो किस पे थे? भूमध्य रेखा पर। आगे चलते हैं हम, अब आगे चलते हैं हम पहले किस पर? तो पहले देख लेते हैं हम कर्क रेखा को। किसको? कर्क रेखा को, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से इसे जाना जाता है। तो ठीक है, तो ये यहाँ से गुजर रही है। ठीक है, 23.5 डिग्री यहाँ से गुजरती है। अब ये कहाँ से गुजरती है? तो ये कर्क रेखा, कर्क रेखा, नामीबिया, आप देख सकते हो जो पहला शहर है हमारा वो कौन सा है? नामीबिया। दूसरा है बोत्सवाना, बोत्सवाना। नामीबिया के जैसे ही हम थोड़ा सा आगे और जाते हैं तो बोत्सवाना देखने को मिलता है और फिर हमें नामीबिया का क्षेत्र देखने को, नामीबिया हो गया हमारा, ये नामीबिया और ये मोजाम्बिक, मोजाम्बिक। ठीक है, तो ये हमें देखने को मिलते हैं। और एक और इसका एक द्वीप है अफ्रीका का ही, मेडागास्कर। जो मेडागास्कर है उसकी स्थिति यहाँ पे है, तो यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है, तो मेडागास्कर। तो ये कौन सी थी हमारी? कर्क रेखा। कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है? नामीबिया, बोत्सवाना, बोत्सवाना, मोजाम्बिक और मेडागास्कर से। कहाँ से गुजरती है? मेडागास्कर से। तो ये कौन सी थी हमारी? कर्क रेखा। अब हम चलते हैं मकर रेखा पर। कौन सी पर? मकर रेखा पर, जिसे हम, सॉरी, ये मकर रेखा थी, मकर रेखा। क्योंकि भूमध्य रेखा के ऊपर वाली कर्क रेखा और नीचे वाली मकर रेखा, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। तो अब हम उत्तरी गोलार्ध की ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से जिसे हम जानते हैं उसे कहते हैं कर्क रेखा। क्या कहते हैं? कर्क रेखा। अब कर्क रेखा पर कौन से देश देखने को मिलते हैं? तो ये हमारी कर्क रेखा है। सबसे पहले देखने को मिल रहा है हमें कौन सा? इजिप्ट। ठीक है, आगे लीबिया, अल्जीरिया और ये वेस्टर्न सहारा यानी पश्चिमी सहारा जो मरुस्थल है वो देखने को मिलता है। ठीक है, ये यहाँ पे माली भी देखने को हमें इसके अंदर मिलता है। तो देख सकते हैं, हम वापस लिख सकते हैं कर्क रेखा पर स्थित देश इजिप्ट को मिस्र, मिस्र, पश्चिमी सहारा, पश्चिमी सहारा, आगे आगे अल्जीरिया, अल्जीरिया और आगे हमारा लीबिया, लीबिया और हमारा माली, माली। ठीक है, वेस्टर्न सहारा, माली, अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट। ठीक है, तो ये किस पर स्थित है? तो ये कर्क रेखा पर स्थित देश हैं। किसके? तो किसके हैं? अफ्रीका के। हमने भूमध्य रेखा पर देख लिया, भूमध्य रेखा के द्वीप हैं। भूमध्य रेखा पे हमारे सोमालिया, केन्या, युगांडा, रवांडा, DRC, गबन और साओ टोमो। यहाँ पर देखा था हमने मेडागास्कर, मोजाम्बिक और ये
बोत्सवाना और नामीबिया के क्षेत्र किसके अंदर हैं? तो मकर रेखा में। ऊपर देखा हमने कर्क रेखा में इजिप्ट, लीबिया, अल्जीरिया, माली और ये एक और है मूर्तियाना। मूर्तियाना, ठीक है। तो ये किस पे थे? तो ये किस पे थे? कर्क रेखा पर, ठीक है। कर्क रेखा और भूमध्य रेखा, मकर रेखा, तीनों किससे गुजरती हैं? तो ये गुजरती हैं हमारे अफ्रीका महाद्वीप से। तो अफ्रीका महाद्वीप से तीनों रेखाएं गुजरती हैं। ये तो हमारी तीनों रेखाओं की जानकारी हो गई। आगे चलते हैं हम। आगे वही है, आप एक बार और देख सकते हो। हमारी ये है हमारी मकर रेखा, ये है भूमध्य रेखा और ये है हमारी कर्क रेखा, ठीक है। कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा, इन पर बनने वाले देशों के बारे में जान लिया था। इस द्वीप को हम मेडागास्कर द्वीप के नाम से जानते हैं। मेडागास्कर देश हिंद महासागर का द्वीप है, जो किसका भाग है? ये किसका भाग है? अफ्रीका का है। अफ्रीका और मोजाम्बिक, इन दोनों के, मेडागास्कर और इनके बीच में एक जल संधि का निर्माण होता है, ठीक है, जिसे हम मोजाम्बिक की जल संधि के नाम से जानते हैं। मोजाम्बिक जल संधि किस किस के मध्य है? तो वो स्थित है हमारे मेडागास्कर और मोजाम्बिक के। अब आप ऊपर देख सकते हो, ये हमारा मेडिटेरियन सी है, यानी कि भूमध्य सागर, ठीक है। ये हमारा काला सागर है, ये हमारा एशियन सागर है। इसे हम पूरे को किस नाम से जानते हैं? भूमध्य सागर से। ये लाल सागर है, ठीक है। लाल सागर और भूमध्य सागर सुएज नहर से आपस में जुड़ते हैं, ठीक है। आगे इधर हमारा इंडियन ओशियन है और इधर हमारा अटलांटिक ओशियन है। तो ये इसके चारों तरफ स्थित भी हो गए। यहाँ पे आप इसके देशों के बारे में थोड़ा जानना चाहो तो ये अंगोला, जाम्बिया, मालवी, जिम्बाब्वे, मोजाम्बिक, नामीबिया, बोत्सवाना और ये साउथ अफ्रीका, ये केप टाउन फेमस है यहाँ का, ठीक है। आगे चलते हैं हम। केन्या, सोमालिया, इथोपिया, युगांडा, तंजानिया में हम एक पर्वत चोटी, हालांकि हम उनका पढ़ने वाले हैं पर फिर भी थोड़ा बहुत अभी याद रख लेना। तंजानिया में हमें एक पर्वत चोटी है जो अफ्रीका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, किलिमंजारो। कौन सी? किलिमंजारो। यही पूछा जाता है किलिमंजारो। हालांकि ऊंचाई में कंट्रोवर्सी रहती हैं और ऊंचाई से संबंधित क्वेश्चन बहुत ही कम पूछे जाते हैं। तो यही पूछा जाता है कि किलिमंजारो कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? तंजानिया में, ठीक है। कहाँ पर स्थित है? तंजानिया के अंदर। आगे चलते हैं हम। और इथोपिया को जो कॉफ़ी है, हम कॉफ़ी यूज़ करते हैं ना, वो कॉफ़ी किसकी देन है? तो वो कॉफ़ी, जो कॉफ़ी मूल पौधा है वो कहाँ का है? इथोपिया का। कहाँ का? इथोपिया का। कॉफ़ी मूल पौधा कहाँ का है? इथोपिया का। हालांकि केन्या में चाय की खेती की जाती है, जो केन्या है उसके अंदर चाय की खेती की जाती है, लेकिन चाय मूल पौधा नहीं है। लेकिन हम लिख सकते हैं कॉफ़ी के बारे में कि ये मूल पौधा है। मूल पौधा किसका है? तो इथोपिया अफ्रीका का। केन्या में चाय का उत्पादन किया जाता है, लेकिन चाय के ये मूल पौधा का उत्पादन या मूल पौधा यहाँ का नहीं है। जो मूल पौधा है वो हमारा कहाँ का है? वो है हमारा चाइना का यानी चीन का। तो चाय कहाँ का मूल पौधा है? चाय का पौधा तो वो है चीन का। यहाँ का याद रखना है आपको, जो कॉफ़ी है वो इथोपिया की प्रसिद्ध है, ठीक है। यह इथोपिया का मूल पौधा है। आगे चलते हैं हम। आगे और चलने पर हम देखते हैं यहाँ पर कि ये वाला जो क्षेत्र है वो बरुंडी, ये DRC के नाम से जाना जाता है। ये कॉन्गो बेसिन, ठीक है। ये अंगोला। आगे चलने पर हमें दिखता है साउथ सुडान, खार्तूम। यहाँ पे जो विक्टोरिया झील है, विक्टोरिया झील और एक टाना झील, यहाँ पर विक्टोरिया और टाना झील है। विक्टोरिया झील से वाइट
श्वेत ब्लू का निर्माण होता है और यहाँ से ब्लू, तो यहाँ से एक नील नदी का निर्माण होता है। यहाँ से श्वेत नदी निकलती है और यहाँ से नील नदी, ये दोनों अलग अलग धाराओं में जाती हैं, लेकिन जाकर के ये खार्तूम जो शहर है, खार्तूम शहर में आपस में विलय हो जाती हैं। जिसे नील नदी जो विश्व की सबसे लंबी नदी है, हालांकि हम नदी में पढ़ लेंगे पर थोड़ा बहुत और जान लेते हैं। विश्व की सबसे लंबी नदी है कौन सी? नील नदी। यहाँ पर एक आसवान बांध बना हुआ है और इसको मिस्र का वरदान के नाम से जाना जाता है। तो ये उत्तरी सूडान और ये सूडान, ठीक है। ये चाड है, ये माली है, ये निगर है, ये नाइजीरिया है, ये कैमरून है, आगे आगे ये लाइबेरिया और ये गामीबिया, मोर्तियाना, मोरक्को, अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट। तो ये इसके प्रमुख शहर या प्रमुख देश थे। किसके? साउथ अफ्रीका के, ठीक है। साउथ अफ्रीका, ये वाला पर्टिकुलर एरिया को हम साउथ अफ्रीका के नाम से जानते हैं और पूरे वाले को अफ्रीका के नाम से जानते हैं। तो हमने देख लिया यहाँ पे कि यहाँ से तीनों रेखाएं गुजरती हैं। अब एक और बात कर लेते हैं जीएमटी। जो जीएमटी लाइन है, जीरो ग्रीनविच रेखा, जीएमटी लाइन। तो जीएमटी लाइन यहाँ से कहाँ से गुजरती है? तो जीएमटी लाइन की बात की जाती है, तो जीएमटी लाइन, जीएमटी हमारे यूरोप से आती है। तो यूरोप के तो कौन कौन से इसके अंदर शामिल हैं? तो यूरोप का इंग्लैंड आता है, इंग्लैंड से गुजरती है। नीचे फ्रांस आता है, फ्रांस से गुजरती है। उसके बाद में स्पेन से आती है। उसके बाद में ये अफ्रीका महाद्वीप में आ जाती है। तो अफ्रीका में शुरुआत होती है अल्जीरिया से। तो जीएमटी पर स्थित है अल्जीरिया, माली, ठीक है। माली, अल्जीरिया, माली, और ये हमारा जो बुर्कियाना फ्रांसो है, बुर्कियाना फ्रांसो वो, ठीक है। और ये जो घाना और एक टोंगो, तो लिख सकते हैं हम अल्जीरिया, अल्जीरिया के बाद में माली के बाद में है हमारा बुर्किनिया के बाद में है हमारा घाना के बाद में था हमारा टोंगा, ठीक है। तो ये किस पर स्थित है? जीएमटी पर, ग्रीनविच जो रेखा है उस पर स्थित देश है। अल्जीरिया, माली, बुर्किनिया, घाना, टोंगा। और जीएमटी लाइन यूरोप के 3 देश स्थित हैं, इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन। तो ये हमारी जीएमटी, और यहाँ पे हमने कर्क रेखा, मकर रेखा के बारे में भी जान लिया। अब आगे चलते हैं। आगे हैं सबसे पहले जनजातियाँ। क्या जनजातियाँ? यहाँ पर कौन कौन सी जनजातियाँ पाई जाती हैं? तो सबसे जनजातियों की बात की जाती है तो यहाँ सर्वाधिक संख्या में देखने को मिलती है हमें बद्दू जनजाति। कौन सी जनजाति? बद्दू जनजाति। बद्दू जनजाति जो सहारा वाला क्षेत्र है, बद्दू जनजाति किस में पाई जाती है? सहारा मरुस्थल वाले क्षेत्र के अंदर पाई जाती है। ये हमारा लीबिया, अल्जीरिया, माली, नाइजर, चाड, सूडान, इजिप्ट के अंदर हमें कौन सी देखने को मिलती है? तो वो बद्दू जनजाति देखने को मिलती है। आगे बात करें हम यहाँ पर नाइजीरिया कैमरून में यहाँ पर 2 जातियाँ देखने को मिलती हैं। पहली हाउसा, दूसरी फुलानी। जो हाउसा जनजाति है वो कृषक है, यानी खेती का कार्य करने वाली जनजाति को कौन सी है? हाउसा। दूसरा है पशुपालक, दूसरी जनजाति है पशुपालक, वो कौन सी है? वो है फुलानी। कौन सी? फुलानी। ये क्या कार्य करती है? तो ये पशुओं का पालन करने का कार्य करती है। बद्दू जनजाति सहारा मरुस्थल वाले में, नाइजीरिया वाले में तो हाउसा, फुलानी। हाउसा कृषि का कार्य करती है और फुलानी जनजाति पशुपालन का कार्य करती है। अब ये हमारा अंगोला का जो पठार है, अंगोला वाले पठार है, अंगोला वाले पठार के अंदर देखने को मिलती है पिग्मी और बंतू जनजाति। पिग्मी बंतू किसमें? अंगोला के पठार वाले क्षेत्र में। आगे हम दक्षिण में देखें बोत्सवाना और साउथ अफ्रीका में, तो यहाँ बुशमैन और जूलू जनजाति पाई जाती है। यहाँ पे बुशमैन और जूलू जनजाति पाई जाती है। यहाँ बात करें तो यहाँ पे कालाहारी मरुस्थल है, ठीक है। तो ये कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती है बुशमैन और जूलू जनजाति। यहाँ केन्या में बात की जाती है तो केन्या में एक मसाई जनजाति देखने को मिलती है। कौन सी जनजाति? मसाई जनजाति।
वापस से जो सहारा मरुस्थल का क्षेत्र है, सहारा मरुस्थल के क्षेत्र में हमें कौन सी जनजाति देखने को मिलती है, तो बद्दो जनजाति देखने को मिलती है। फिर हमें नाइजीरिया वाले में हाउसा जो कि कृषि कार्य करती है, फुलानी जो कि पशुपालन का कार्य करती है। आगे कालाहारी मरुस्थल, दक्षिण अफ्रीका में कालाहारी मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल में हमें देखने को मिलती है एक तो बुशमैन और जूलू। और जो हमारा अंगोला वाला क्षेत्र था, अंगोला का पठार का, अंगोला के पठार के हमें देखने को मिलती है पिग्मी और बंधु जनजाति। तो ये हमारी जनजातियां हो गई कौन सी, बद्दो जनजाति, मसाई, बुशमैन, जूलू, पिग्मी, बंतु, हाउसा, फुलानी। कभी पूछ ले हाउसा जनजाति कौन सा कार्य करती है, तो कृषि का कार्य करती है। फुलानी पशुपालन का, फुलानी पैसे, फुलानी पैसे पशुपालन, पैसे फुलानी पैसे पशुपालन, ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। और हाउस से आप याद कर सकते हो जो घर वाले होते हैं वो क्या कार्य करते हैं, कृषि का काम करते हैं। आगे चलते हैं हम, आगे बात की जाती है यहाँ के कृषि क्षेत्र की। यहाँ पे जो महत्वपूर्ण कृषि क्षेत्र हैं, हालांकि हम पूरे क्षेत्रों को तो नहीं पढ़ सकते, लेकिन जो महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। यहाँ नाइजर, नाइजर में एक नदी निकलती है, नाइजर नदी। कौन सी नदी, नाइजर नदी। नाइजर से एक नाइजर नदी निकलती है, ये तेल ढोने का काम करती है, तेल ढोने का काम करती है। तेल ढोने से मतलब, तेल ढोने से मतलब ये है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर तेल पहुंचाती है, तेल ले जाने का कार्य करती है, ले जाने का कार्य करती है। कौन सी, नाइजर नदी। नाइजर नदी क्या करती है, तेल ले जाने का कार्य करती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ताड़ का तेल सर्वाधिक मात्रा में देखने को मिलता है। जो ताड़ है उसका तेल क्या है, यहाँ पर सर्वाधिक होता है, इसलिए जो हमारे यहाँ पर जो नाइजर नदी निकलती है, नाइजर नदी, नाइजर नदी, तो नाइजर नदी को हम अन्य किस नाम से जानते हैं, तेल नदी के नाम से जानते हैं, तेल नदी के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ताड़ का तेल का उत्पादन किया जाता है, तेल ले जाने का कार्य नाइजर नदी करती है, इसलिए इसे तेल नदी के नाम से भी जाना जाता है। ऊपर जो हमारा ट्यूनेशिया वाला क्षेत्र है, ट्यूनेशिया वाला क्षेत्र है, उसके अंदर जैतून का तेल, याद रखना, यहाँ पर ताड़ का तेल, ऊपर जैतून का तेल, जैतून का तेल। आगे इथोपिया में कॉफ़ी का उत्पादन है, कॉफ़ी यहाँ का मूल पौधा है। अगर कॉफ़ी किसी विश्व को देन है तो वो किसकी है, इथोपिया की देन है। केन्या में चाय का उत्पादन किया जाता है, चाय मूल पौधा चाइना का है। आगे यहाँ पे एक तो दो द्वीप स्थित हैं, दो, जंजीबार और पिम्बी। कौन से, जंजीबार और पेम्बा, पेम्बा है पिम्बी, पेम्बा पिम्बी, ठीक है। तो इन्हें हम लौंग द्वीप के नाम से जानते हैं, इनको लौंग द्वीप की संज्ञा दी जाती है क्योंकि ये विश्व का 80% लौंग उत्पादन करते हैं, विश्व का 80% लौंग का उत्पादन करते हैं। कौन, जंजीबार, जंजीबार और पेम्बा द्वीप, ठीक है। तो जंजीबार और पेम्बा द्वीप क्या करते हैं, 80% लौंग का उत्पादन करते हैं, इसी वजह से इन्हें लौंग द्वीप के नाम से जाना जाता है। इथोपिया कॉफ़ी के लिए, कॉफ़ी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। केन्या हमारा चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अब ये है ना, जैतून का तेल के लिए ट्यूनेशिया और ताड़ के तेल के लिए नाइजीरिया प्रसिद्ध है। आगे चलते हैं हम, तो ये हमारे कृषि प्रदेश हो गए। आगे है खनिज। खनिज कौन कौन से खनिज यहाँ पर देखने को मिलते हैं, तो खनिजों की बात की जाती है तो यहाँ पे एक तो जोहान्सबर्ग, जोहान्सबर्ग जिसे स्वर्ण नगरी के नाम से जाना जाता है, विश्व का सर्वाधिक सोना उत्पादन करने वाला, यानी कि सोने की नगरी के नाम से जाना जाता है जोहान्सबर्ग को, जो दक्षिण अफ्रीका के अंदर स्थित है। आगे चलते हैं हम, पेट्रोलियम भंडार, जो नाइजीरिया है उसमें पेट्रोलियम भंडार पाए जाते हैं। पेट्रोलियम भंडार कहाँ पर, नाइजीरिया में। यहाँ पर ताड़ का तेल भी नाइजीरिया के अंदर, ठीक है। ऑरेंज फ्री स्टेट, ऑरेंज फ्री स्टेट में यूरेनियम भंडार देखने को मिलते हैं। पूछा जाए ऑरेंज फ्री स्टेट किसके लिए प्रसिद्ध है, यूरेनियम भंडार के लिए। नाइजर क्षेत्र पेट्रोलियम भंडार, ताड़ का तेल, ठीक है। आगे चलते हैं, जोहान्सबर्ग सबसे महत्वपूर्ण है, इंपोर्टेंट है ये। जोहान्सबर्ग को स्वर्ण नगरी के नाम से जाना जाता है, जोहान्स को विश्व में स्वर्ण नगरी के नाम से जाना जाता है। जाम्बिया में एक पड़ता है किम्बरले, किम्बरले की खान है, किम्बरले की खान है जो हीरे के लिए प्रसिद्ध है। किम्बरले की खान कहाँ है, ये हमारे जिम्बाब्वे में है और ये हीरे के लिए प्रसिद्ध है।
आगे जो बंकी क्षेत्र है जाम्बिया का जो बंकी क्षेत्र है वो पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। पेट्रोलियम के दो क्षेत्र हो गए हमारे, नाइजीरिया और जाम्बिया। कठंगा का पठार है इथोपिया, केन्या और युगांडा में। कटंगा का पठार किस किस में स्थित है? केन्या, युगांडा और इथोपिया में। यहाँ पे जो कटंगा का पठार है उसमें हमें ताम्र के भंडार देखने को मिलते हैं या तांबा देखने को मिलता है। वापस पेट्रोलियम भंडार नाइजीरिया में, ऑरेंज फ्री स्टेट में हमें क्या देखने को मिलता है? यूरेनियम के भंडार। जोहान्सबर्ग जिसे स्वर्ण नगरी के नाम से जाना जाता है, और किम्बरले जो जिम्बाब्वे के अंदर है, हीरे की खान के लिए प्रसिद्ध है। जाम्बिया की बात की जाती है, जाम्बिया का जो बंकी क्षेत्र है वो पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। जो कटंगा का पठार है वो तांबे के लिए प्रसिद्ध है। कटंगा का पठार कहाँ स्थित है? युगांडा, केन्या, इथोपिया के अंदर स्थित है। तो ये खनिज जनजातियां हो गई हमारी, खनिज हो गए और कृषि हो गई। ठीक है, आगे चलते हैं हम। घास के मैदान। घास के मैदान जो यहाँ के सबसे अधिक प्रसिद्ध हैं वो है साउथ अफ्रीका के वेल्स घास के मैदान। कौन से? साउथ अफ्रीका के वेल्स घास के मैदान। पर फिर भी हम और देख लेते हैं, क्योंकि हमने देखा कि जो अफ्रीका महाद्वीप है उसके यहाँ से तीनों रेखाएं गुजरती हैं। तो ये वाला जो कर्क रेखा से मकर रेखा तक का क्षेत्र है, हम इसे किस नाम से जानते हैं? तो इसे जानते हैं हम उष्ण कटिबंध के नाम से। किस नाम से जानते हैं? उष्ण कटिबंध के नाम से जानते हैं। किस नाम से? उष्ण कटिबंध के नाम से। यहाँ पर टेम्परेचर अधिक रहता है, तो जब टेम्परेचर अधिक रहता है तो ये अपने साथ सर्वाधिक बाष्पीकरण करता है। बाष्पीकरण करने के बाद जब बादलों की क्षमता अपने अधिक हो जाती है तो वो बारिश कर देते हैं। तो यहाँ पर हर रोज ये वाला जो भूमध्य रेखा के आसपास वाला क्षेत्र है, यहाँ पर बारिश देखने को मिलती है। तो इसी वजह से यहाँ पे सदाबहार वन देखने को मिलते हैं। कौन से? सदाबहार वन, क्योंकि यहाँ पे बरसात भी रोज होगी, धूप भी अच्छी मिलेगी, तो पौधों का क्या है? विकास अच्छे से होगा। पौधे क्या होंगे? हष्ट-पुष्ट होंगे। तो जब पौधे हष्ट-पुष्ट होंगे तो कैसे रहेंगे? वो सदाबहार। कैसे रहेंगे? सदाबहार, यानी सदा एक जैसे। ठीक है, आगे बात करते हैं हम कि जो ऊपर वाला क्षेत्र है यहाँ पर और यहाँ पर, तो यहाँ पर उष्ण देखने को मिलता है, लेकिन हम इससे आगे चलते हैं तो शीतोष्ण देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जैसे ही हम ये ट्रॉपिक, ये भूमध्य रेखा और ये हमारी मकर रेखा के नीचे साउथ अफ्रीका में हमें एक क्षेत्र देखने को मिलता है जिसके अंदर बेल्ट्स घास के मैदान पाए जाते हैं। बेल्ट्स घास के मैदान पाए जाते हैं, तो हमने देख लिया ये वाला क्षेत्र उष्ण था और ये वाला शीतोष्ण। तो ये कैसे घास के मैदान है? शीतोष्ण घास के मैदान है। ठीक है, अब ये वाला जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र है, इसके अंदर हमें कौन से देखने को मिलते हैं? सदाबहार वर्षा वन। इसे हम कांगो बेसिन के नाम से जानते हैं। इसे किस नाम से जानते हैं? कांगो, क्योंकि ये कांगो का क्षेत्र है, इसे हम कांगो बेसिन के नाम से जानते हैं। दूसरा यहाँ सवाना घास का मैदान है। सवाना घास का मैदान है, और सवाना घास में भी एक प्रसिद्ध घास पाई जाती है, हाथी घास। हाथी घास कहाँ पाई जाती है? भूमध्य रेखीय क्षेत्र में। इसे हम सवाना घास का मैदान कहते हैं। दूसरा सदाबहार वर्षा वन के नाम से जानते हैं। यहाँ पर एक घास पाई जाती है, हाथी घास। कौन सी घास? हाथी घास। और दक्षिण अफ्रीका में हमने देख ली, यहाँ पर कौन से मैदान थे? वेल्स घास के मैदान। कौन से थे? वेल्स घास के मैदान। और ये किस प्रकार के थे? तो ये शीतोष्ण थे। कारण क्या था? कि ये मकर रेखा के नीचे स्थित है। तो ये हो गए हमारे घास के मैदान, किसके? अफ्रीका के। याद रखना, इससे पहले हमने ऑस्ट्रेलिया में देखे थे डाउन्स घास के मैदान। तो जो डाउन्स घास के मैदान थे वो भी शीतोष्ण थे, क्योंकि वो भी क्या थे? मकर रेखा के नीचे थे। तो वहाँ पर क्या देखे थे? डाउन्स घास के मैदान। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में, बेल्ट्स दक्षिण अफ्रीका में, और सदाबहार भूमध्य रेखीय वन कांगो बेसिन आपको वैसे भी याद आ जाएगा। ठीक है, ये हो गए हमारे घास के मैदान। आगे चलते हैं हम पर्वत श्रेणियाँ। ठीक है, पर्वत श्रृंखलाएं। अब जो अफ्रीका के अंदर पर्वत श्रृंखलाएं पाई जाती हैं उनके बारे में, और जो पर्वत चोटियाँ हैं उनके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले ये कौन है? हमारे पर्वत श्रृंखलाएं। क्या? पर्वत श्रृंखलाएं। सबसे पहले ये लीबिया, मोरक्को, अल्जीरिया। लीबिया, ये मोरक्को, अल्जीरिया, लीबिया। ठीक है,
तो इसके अंदर एक पर्वत श्रृंखला पाई जाती है जिसे हम बोलते हैं एटलस पर्वत श्रृंखला। किस नाम से जानते हैं? तो एटलस पर्वत श्रृंखला के नाम से जानते हैं। इसका विस्तार पूछे तो अल्जीरिया, दूसरा लीबिया, तीसरा हमारा मोरक्को। तो ALM क्या है? ALM अल्जीरिया, लीबिया, मोरक्को। इसके अंदर हमें एटलस पर्वत श्रृंखला देखने को मिलती है। ये कैसी पर्वत श्रृंखला है? तो ये वलित पर्वत श्रृंखला है। कौन सी है? वलित पर्वत श्रृंखला है। वलित पर्वत श्रृंखला है। यहाँ की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है माउंट टावकल। माउंट टावकल कौन सी है? यहाँ की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? माउंट टावकल। कौन सी? माउंट टावकल। ठीक है, ये अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी नहीं है। ये अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी नहीं है। ये सिर्फ किसकी है? एटलस पर्वत श्रृंखला की। एटलस पर्वत श्रृंखला कहाँ देखने को मिलता है हमें? तो ये अल्जीरिया, लीबिया और मोरक्को के अंदर देखने को मिलता है। ये हो गया हमारा एटलस पर्वत, जिसकी माउंट टावकल सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। आगे चलते हैं हम कैमरून देश में। कैमरून देश में एक पर्वत देखने को मिलता है जिसे किस नाम से जानते हैं? तो इसे हम कैमरून के नाम से जानते हैं। यहाँ पे जो पर्वत था वो कैसा था? ये ज्वालामुखी पर्वत है। कौन सा है? ज्वालामुखी। और ज्वालामुखी भी कौन सा? सक्रिय ज्वालामुखी, यानी कि अभी भी ये चल रहा है। कहाँ पर? कैमरून में। तो कैमरून में हमें माउंट कैमरून देखने को मिलता है। ये सक्रिय ज्वालामुखी है। सक्रिय ज्वालामुखी है। आगे हम चलते हैं DRC के क्षेत्र में। DRC के में यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो। तो यहाँ पे एक मिटुम्बा पर्वत देखने को मिलता है। हमने सबसे पहले एटलस पर्वत श्रृंखला देखी, माउंट टावकल सबसे ऊंची चोटी। उसके बाद कैमरून में सक्रिय ज्वालामुखी है और ये कहाँ पर स्थित है? कैमरून देश के अंदर स्थित है। उसके बाद में देखा था हमने मिटुम्बा पर्वत। मिटुम्बा पर्वत DRC के अंदर स्थित है, डेमोक्रेटिक ऑफ रिपब्लिक कॉन्गो। आगे नीचे बात करें हम, नीचे एक देखने को मिलती है ओकस लॉरसिंग पर्वत चोटी। ओकस लॉरसिंग पर्वत चोटी। ओकस लॉरसिंग पर्वत चोटी कहाँ पर देखने को मिलती है? तो ये देखने को मिलती है हमें बोत्सवाना के अंदर। ठीक है, किसके अंदर देखने को मिलती है? तो ये बोत्सवाना के अंदर। कौन सी? ओकस लॉरसिंग पर्वत चोटी। इसकी ड्रैकन्सबर्ग जो चोटी है वो ऊंची है। ठीक है, किसकी? तो ओकस लॉरसिंग पर्वत चोटी की। आगे चलते हैं हम तंजानिया में। कहाँ पर? तंजानिया में। इसको बारे में बता चुका हूं मैं। ये माउंट किलिमंजारो। कौन सी है? माउंट किलिमंजारो। कहाँ पर है? तंजानिया में। तंजानिया के अंदर स्थित है। ये क्या है? पहली यानी कि सबसे ऊंची है। किसकी? अफ्रीका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। कौन सी? माउंट किलिमंजारो। कहाँ पर स्थित है? तंजानिया के अंदर स्थित है। आगे एक इथोपिया में भी हमें एक पर्वत श्रृंखला देखने को मिलती है, माउंट केन्या। ये भी ज्वालामुखी है। ठीक है, तो माउंट केन्या कहाँ देखने को मिलती है? केन्या के अंदर। ठीक है, केन्या और इथोपिया दोनों की सीमाओं पर स्थित है। कौन सा? माउंट केन्या। किलिमंजारो कहाँ देखने को मिलता है? तंजानिया के अंदर, जो अफ्रीका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। ओकस लॉरसिंग पर्वत चोटी, जिसकी ड्रैकन्सबर्ग सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। मिटुम्बा पठार DRC क्षेत्र में देखने को मिलता है। और जो माउंट कैमरीन है वो सक्रिय ज्वालामुखी है। ऊपर देखा था हमने एटलस पर्वत श्रृंखला। पूछ लिया जाता है एटलस पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप की है? तो किस महाद्वीप की है? तो वो है हमारी अफ्रीका महाद्वीप की। और उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो माउंट टावकल। कौन सी? माउंट टावकल। आगे चलते हैं हम। आगे मरुस्थल। इसके अंदर कौन से मरुस्थल देखने को मिलते हैं? तो सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? अफ्रीका के अंदर। कहाँ पर है? अफ्रीका के अंदर। इसका नाम है सहारा मरुस्थल। क्या नाम है? सहारा मरुस्थल। इसका विस्तार 11 देशों के अंदर देखने को मिलता है। 90 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के अंदर यह फैला हुआ है। विश्व का सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसी मरुस्थल के अंदर है तो वो किसके अंदर है? सहारा मरुस्थल के। वापस सहारा मरुस्थल कहाँ स्थित है? अफ्रीका के अंदर। ठीक है, अफ्रीका में भी कितने भाग पर फैला हुआ है? ये 90 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्रफल में क्या है? मरुस्थल है। इसमें सबसे कम जनसंख्या घनत्व देखने को मिलता है। तो ये तो किसके हो गए? ये इसका जानकारी सहारा मरुस्थल की, विश्व का
पहला मरुस्थल यानी सबसे बड़ा मरुस्थल। आगे 90 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तार है, 11 देशों में विस्तार देखने को मिलता है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल है सहारा मरुस्थल। नामीबिया के अंदर एक और मरुस्थल देखने को मिलता है, नाबीम मरुस्थल। नामीबिया में कौन सा मरुस्थल देखने को मिलता है, तो नाबीम मरुस्थल देखने को मिलता है। इधर हमें एक कालाहारी मरुस्थल देखने को मिलता है। ठीक है, तो 3 मरुस्थल याद रखने हमें, सहारा मरुस्थल, नाबीम मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल। सहारा मरुस्थल वर्ल्ड एज लार्जेस्ट डेजर्ट है। ठीक है, कौन सा, सहारा मरुस्थल। तो ये हो गए हमारे मरुस्थल। मरुस्थल के बाद में पठार, जो प्रमुख पठार हैं उनके बारे में जान लेते हैं। तो जो हमारा नाइजीरिया वाला क्षेत्र था, नाइजीरिया कैमरून वाला क्षेत्र था, यहाँ पे पाया जाता है जोस पठार, जोस का पठार, जोस का पठार। जोस का पठार कहाँ है, अफ्रीका में। बाई का पठार, बाई का पठार जो अंगोला क्षेत्र है, यहाँ पे नहीं है अंगोला, अंगोला क्षेत्र है यहाँ। ठीक है, तो ये अंगोला क्षेत्र में देखने को मिलता है। किसका पठार, तो बाई का पठार। कौन सा पठार, बाई का पठार। आगे चलते हैं हम, तो आगे बात करें तो आगे हमारा मालागासी का पठार, जो यहाँ पे हमारा मेडागास्कर द्वीप है, मेडागास्कर जो द्वीप है, मेडागास्कर द्वीप के अंदर जो पठार स्थित है वो कौन सा है, मालागासी का पठार। कहाँ पर, मेडागास्कर द्वीप के अंदर। बाई का पठार अंगोला में, बाई का पठार अंगोला में। जोस का पठार नाइजीरिया कैमरून वाले क्षेत्र में। इथोपिया के अंदर एक पठार पाया जाता है, इथोपिया का पठार। इथोपिया को आराम से बता सकते हो। कटंगा का पठार कहाँ पाया जाता है, तो ये अफ्रीका के अंदर पाया जाता है। कौन कौन से पठार, जोस का पठार, कटंगा का पठार, अंगोला का पठार और बाई का पठार और मालागासी का पठार। तो कहाँ पर स्थित है मालागासी का, मेडागास्कर में। मेडागास्कर अफ्रीका का ही भाग है। इथोपिया का वापिस याद करो, जोस का पठार, बाई का पठार, कटंगा का पठार और इथोपिया का पठार और एक मालागासी का पठार। तो ये पठार हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, तो ये अफ्रीका महाद्वीप में देखने को मिलते हैं। मरुस्थल देखे थे हमने, कालाहारी मरुस्थल, नामीबिया मरुस्थल और एक हमारा सहारा मरुस्थल। ठीक है, तो ये 3 मरुस्थल और ये हमारे पठार हो गए। आगे महत्वपूर्ण नदियाँ, जो सबसे बड़ी नदी है विश्व की, नील नदी। तो नील नदी को मैं और अच्छे से समझा देता हूँ। ठीक है, ये हमारा अफ्रीका है। ठीक है, अफ्रीका, यहाँ पे है टाना झील या टाना झील। ठीक है, तो यहाँ से निकलती है हमारी ब्लू नील और यहाँ पे हमारी विक्टोरिया झील। कौन सी, विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील से निकलती है हमारी श्वेत नील। कौन सी नील, श्वेत नील। इसका नाम श्वेत नील। आगे यहाँ से कौन सी निकली, यहाँ से निकली हमारी श्वेत नील। यहाँ से कौन सी निकली, ब्लू नील। ये खार्तूम नामक स्थान पर क्या हो जाती हैं, ये एकत्र हो जाती हैं, यानी दोनों धाराएं आपस में मिल जाती हैं। ठीक है, आगे चलने पर इस पर एक झील बनी हुई है और एक बांध बना हुआ है। बांध का नाम है आसवान बांध। ठीक है, यहाँ से इसका नाम नील नदी के नाम से जानी जाती है, नील नदी के बारे में फैक्ट, नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है, विश्व की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, विश्व की सबसे लंबी नदी है। इस पर आसवान बांध बना हुआ है, आसवान बांध बना हुआ है। श्वेत नील का उद्गम टाना झील से या ताना झील से होता है। वहीं बात की जाए ब्लू नील की, ब्लू नील का उद्गम होता है विक्टोरिया झील से। कहाँ से, विक्टोरिया झील से। ये दोनों जाकर खार्तूम नामक स्थान पर मिल जाती हैं, खार्तूम स्थान पर
मिल जाती हैं। ठीक है, आगे आगे इस पर कौन सा बांध बना हुआ है? आसवान बांध बना हुआ है। और यहाँ पे से जाते ही ये जैसे ही अफ्रीका के बिल्कुल भूमध्य सागर के पास में पहुँचती है और भूमध्य सागर में विलय होती है, यहाँ पर एक क्या बना हुआ है? बंदरगाह है। बंदरगाह बना हुआ है जो अफ्रीका का सबसे बड़ा बंदरगाह है, एलेक्जेंड्रिया। एलेक्जेंड्रिया, एलेक्जेंड्रिया बंदरगाह। तो ये क्या है? ऑस्ट्रेलिया का अफ्रीका का सबसे बड़ा बंदरगाह है। कौन सा? एलेक्जेंड्रिया बंदरगाह है। ये नील नदी ये आसवान बांध का निर्माण करती है। ठीक है, तो ये खार्तूम नामक स्थान पर दोनों क्या हो जाती हैं? एक हो जाती हैं। तो वही ब्लू नील, यहाँ पे एक और बताना भूल गया मैं, नासिर झील। नासिर झील स्थित है जो कर्क रेखा पर स्थित है। कौन से पर स्थित है? तो नासिर झील स्थित है कर्क रेखा पर। ठीक है, यहाँ विक्टोरिया झील, विक्टोरिया झील से कौन सी निकलती है? श्वेत नील। टाना झील से इथोपिया से निकलती है हमारी कौन सी? ब्लू नील। यहाँ पे खार्तूम नामक स्थान पर आकर के दोनों मिल जाती हैं। नासिर झील किस पर स्थित है? तो नील नदी पर। ये आसवान बांध किस पर है? नील नदी पर। ठीक है, तो ये एलेक्जेंड्रिया बंदरगाह है नील नदी पर। और लास्ट में ये कहाँ गिर जाती है? तो भूमध्य सागर में। भूमध्य सागर में इसका विलय हो जाता है। ठीक है, आगे आगे और देखते हैं हम नदियाँ। जैसे यहाँ पे से एक बिल्कुल भूमध्य रेखा को दो बराबर भूमध्य रेखा को दो भागों में बांटने वाली या दो बार काटने वाली, तो वो कौन सी है? कांगो या जायरो नदी। कांगो या जायरो नदी। ठीक है, लिम्पोपो नदी, लिम्पोपो जो नदी है वो मकर रेखा को दो बार काटती है। ठीक है, लिम्पोपो मकर रेखा को दो बार काटती है। चलो देख ही लेते हैं तीनों को। ये हमारी कौन सी हो गई? कांगो या जायरो। कौन सी? कांगो या जायरो, जो किसको काटती है? भूमध्य रेखा को। लिम्पोपो, लिम्पोपो किसको काटती है? मकर रेखा को। और बात की जाती है कर्क रेखा को, तो माही नदी। ठीक है, तो याद रखना भूमध्य रेखा को काटने वाली कांगो या जायरो, मकर रेखा को लिम्पोपो नदी और कर्क रेखा को माही नदी काटती है। ठीक है, यहाँ से ऑरेंज नदी का उद्गम होता है। ऑरेंज नदी, लिम्पोपो नदी, कांगो जायरो नदी। यहाँ पे हमने पहले ही देख लिया था नाइजर नदी है जिसे हम थेल नदी के नाम से जानते हैं। नाइजर नदी पर एक बांध बना हुआ है, कैंची बांध। कैंची बांध। ठीक है, ये हो गई हमारी कौन सी नदी? नील नदी, नाइजर नदी, कांगो जायरो नदी, लिम्पोपो नदी, ऑरेंज नदी। आगे यहाँ पे से एक नदी बहती है, इसका नाम है जाम्बेजी नदी। कौन सी नदी? जाम्बेजी नदी। जाम्बेजी नदी है वो यहाँ पे एक जलप्रपात का निर्माण करती है। जलप्रपात कैसा होता है? जैसे ये हमारी नदियाँ हैं। ठीक है, नदियाँ यहाँ से आते ही एकदम नीचे का रूप ले ले, तो यहाँ से जल क्या हो जाता है? सीधा हो जाता है। जैसे ये जल आया तो यहाँ से जल कैसा हो जाएगा? यहाँ से थोड़ा सा सीधा गिरेगा। ठीक है, क्योंकि प्रेशर बेग ज़्यादा रहता है। जैसे जल आया एकदम से और यहाँ से एकदम नीचे है, तो यहाँ से बेग थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, तो वो उनको हम किस नाम से जानते हैं? जलप्रपात के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे एक जलप्रपात देखने को मिलता है हमें जाम्बेजी नदी पर। कौन सा? विक्टोरिया जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात? विक्टोरिया जलप्रपात। और एक बांध भी देखने को मिलता है यहाँ पे हमें। कौन सा बांध देखने को मिलता है? तो देखने को मिलता है हमें करीवा बांध। वापस से जो जाम्बेजी नदी है, जाम्बेजी नदी है, जाम्बेजी जैसे ही आती है तो इस पर विक्टोरिया जलप्रपात है। विक्टोरिया जलप्रपात। और नीचे आने पर इस पर एक बांध बना हुआ है, उस बांध का नाम है करीबा बांध। किस पर? जाम्बेजी नदी। वापिस याद करेंगे नदियों को। नाइजर नदी तेल नदी के नाम से जानी जाती है। कांगो नदी, कांगो नदी जो भूमध्य रेखा को दो बार काटती है। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को दो बार काटती है। उसके बाद में ऑरेंज नदी कहाँ की है? अफ्रीका की। फिर देखा था हमने जाम्बेजी नदी। जाम्बेजी नदी पर विक्टोरिया जलप्रपात है और एक बांध बना हुआ है करीबा बांध। आगे चलते हैं हम, तो इसको हमने अच्छे से पढ़ लिया। किसको? नील नदी को, जो विश्व की सबसे लंबी नदी है। तो ये हो गई इसकी नदियां। आगे चलते हैं हम, आगे इसकी झीलें, इसकी जो प्रमुख झीलें हैं उनके बारे में अध्ययन करते हैं। तो पहली झील और सबसे बड़ी झील, पहली झील और सबसे बड़ी झील जो ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील है विक्टोरिया। विक्टोरिया झील जिसका इथोपिया के अंदर विस्तार पाया जाता है, केन्या के अंदर विस्तार पाया जाता है और युगांडा के अंदर। जो विक्टोरिया झील है उसका विस्तार 3 देशों के अंदर देखने को मिलता है हमें, युगांडा, इथोपिया और केन्या के अंदर। ठीक है,
तो ये विक्टोरिया झील कहाँ की है, तो ये कहाँ की है, हमारी अफ्रीका की। यहाँ हमें 4 देश में 4 झील देखने को मिलती है, 4 देश में 4 झील देखने को मिलती है। ये हमारी नासिर झील है, नासिर झील देख लिया। भूमध्य, अभी हमने क्या देखा, कर्क रेखा पर स्थित है। और जो हमारी नील नदी है उस पर स्थित है कौन सी, नासिर झील। यहाँ पे है टाना झील, ताना झील, ताना झील से कौन सी निकलती है, ब्लू नील। ब्लू नील कहाँ से निकलती है, तो ताना झील से। विक्टोरिया से कौन सी निकलती है, तो विक्टोरिया से निकलती है हमारी वाइट नील यानी श्वेत नील। श्वेत नील यहाँ से विक्टोरिया से निकलेगी और ताना झील से निकलेगी ब्लू नील। ये दोनों खार्तूम नामक स्थान पर मिल जाती हैं। इस पर एक झील बनी हुई है नासिर झील, जो कहाँ पर स्थित है, कर्क रेखा पर स्थित है। आगे चलने पर इस पर आसवान बांध बना हुआ है। इसी वजह से जो मिस्र देश है उसको नील नदी का वरदान के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये मिस्र के लिए क्या करती है, जीवन दान का काम करती है। इसलिए जो मिस्र देश है उसका वरदान किसे कहा जाता है, नील नदी का वरदान मिस्र देश को कहा जाता है। आगे टेंगानांगा झील है, न्यासा या मालवी झील है, और हमारी चाड झील। वापस झीलें याद करेंगे, नासिर झील, चाड झील, टाना झील, कीबू झील, कीबू झील, कीबू झील, कीबू झील, विक्टोरिया झील, टेंगानागा झील और न्यासा या मालवी झील। विक्टोरिया की बात की जाती है तो विक्टोरिया किसकी, अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। वर्ल्ड की तीसरे क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाता है तो विश्व की तीसरी बड़ी झील है, विश्व की तीसरी बड़ी झील है क्षेत्रफल के हिसाब से। कौन सी, तो वो है हमारी विक्टोरिया झील। विश्व में सेकंड मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, विश्व में दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। क्षेत्रफल में तीसरा स्थान रखती है, जबकि मीठे पानी में अपना सेकंड स्थान रखती है। विक्टोरिया अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। तीन देशों के अंदर इसका विस्तार है, इथोपिया, युगांडा और केन्या। ठीक है, तो ये हो गई इसकी झीलें। आगे आगे कुछ नहीं है। तो ये तो कौन सा था हमारा, अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप के बारे में हमने अच्छे से जान लिया। यहाँ पे से कौन सी झीलें, कौन सी क्या गुजरते हैं, इसके बारे में जान लिया। एक बार फिर से पुनः अगर आप रिपीट करना चाहो तो कर सकते हो। इसे अंध महाद्वीप के नाम से जानते हैं। यहाँ पर भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा तीनों यहाँ से गुजरती हैं। भूमध्य रेखा की बात की जाती है तो भूमध्य रेखा पर स्थित द्वीप थे। भूमध्य रेखा पर स्थित द्वीप कौन कौन से थे, सोमालिया, केन्या, युगांडा, रवांडा, DRC, गबन, साओ टोपा। कर्क रेखा की बात की जाती है तो मिस्र, पश्चिमी सहारा, अल्जीरिया, लीबिया, माली और यूथियाना। मकर रेखा की बात की जाती है तो नामीबिया, बोत्सवाना, मोजाम्बिक, मेडागास्कर। कहाँ पर स्थित है, मकर रेखा पर, और ये भूमध्य रेखा और ये कर्क रेखा पर स्थित देश थे। आगे बात करें, इथोपिया का मूल पौधा है कॉफी। कॉफी कहाँ का मूल पौधा है, इथोपिया का मूल पौधा है। फिर यहाँ के कुछ देशों के बारे में जाना था। फिर जीएमटी को देखा था। जीएमटी यूरोप में इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन से गुजरती है। और बात की जाती है अफ्रीका के तो टोंगा, घाना, अल्जीरिया, माली, और कहाँ से गुजरती है हमारी, ये घाना से गुजरती है। आगे देखा था यहाँ पे ये मेडागास्कर द्वीप है। किलिमंजारो जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, तंजानिया के अंदर स्थित है। आगे चल के हमने अध्ययन किया था जनजातियाँ। यहाँ पर जनजातियाँ पाई जाती हैं, बुद्धू जनजाति, मसाई जनजाति, बुशमैन जनजाति या जूलू जनजाति। हाउसा जो कृषक जनजाति थी, फुलानी पशुपालक थी, पिग्मी या बंधु जनजाति। कौन कौन सी, बद्दू जनजाति, मसाई, बुशमैन, जूलू, पिग्मी, बंधु और हाउसा, फुलानी, ये तो थी जनजातियाँ। आगे पढ़ा था कृषि क्षेत्र। यहाँ पर ताड़ क्षेत्र, जैतून का तेल, कॉफी उत्पादन, चाय उत्पादन, लौंगदीप, पेम्बा और जंजीबार। आगे खनिजों की बात की जाती है। पेट्रोलियम भंडार के लिए जो नाइजीर वाला क्षेत्र है वो प्रसिद्ध है। ऑरेंज फ्री स्टेट यूरेनियम भंडार के लिए प्रसिद्ध है। जोहान्सबर्ग को स्वर्ण नगरी के नाम से जाना जाता है। जिम्बाब्वे का किलिमंजारो हीरा के लिए प्रसिद्ध है। बंकी क्षेत्र जिम्बाब्वे के वाला पेट्रोलियम के लिए, कटंगा का पठार तांबा के लिए प्रसिद्ध है। आगे बात की थी घास के मैदान। घास के मैदान यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका में देखने को मिलते हैं, बेल्ट्स, और हमारे जो भूमध्य रेखा के आसपास है वहाँ पे कांगो बेसिन या सदाबहार वन वर्षा देखने को मिलती है। आगे बात की थी हमने प्रमुख पर्वत श्रृंखलाओं की। जो एटलस पर्वत श्रृंखला है जिसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है माउंट टावकल, ठीक है, ये बलित पर्वत श्रृंखला है। यहाँ पे माउंट कैमरून सक्रिय ज्वालामुखी है। मिटुम्बा पर्वत DRC के अंदर है। और यहाँ पर माउंट केन्या जो ज्वालामुखी है। माउंट किलिमंजारो जो सबसे ऊंची चोटी है, तंजानिया के अंदर स्थित है। ओकस लॉर्सिंग पर्वत चोटी जो ड्रैकन्सबर्ग इसकी पर्वत सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। आगे पढ़ा था मरुस्थल। मरुस्थलों में सारा मरुस्थल, नाभी मरुस्थल, काला मरुस्थल।
पठार पढ़े थे, जोस का पठार, बाई का पठार और मालागासी का पठार मेडागास्कर के अंदर, कटंगा का पठार इथोपिया का पठार। आगे पढ़ा था नदियाँ, नदियों में हमने पढ़ा था नील नदी को और नाइजर नदी को, कांगो जायरो नदी को, लिम्पोपो को, ऑरेंज नदी को और जाम्बेजी नदी को। जाम्बेजी में विक्टोरिया जलप्रपात, करीबा बांध, ब्लू नील विश्व की सबसे लंबी नदी है, इस पर आसमान बांध बना हुआ है, और नासिर झील है, खार्तूम में जाकर के ये मिल जाती है। कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, लिम्पोपो मकर रेखा को, माई नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। आगे चलते हैं हम, आगे पढ़ा था हमने, आगे झीलें पढ़ी थी। विक्टोरिया सबसे बड़ी झील है, वर्ल्ड की क्षेत्रफल के अनुसार दूसरी सबसे बड़ी, मीठे पानी के हिसाब से दूसरी बड़ी झील है, और क्षेत्रफल के अनुसार तीसरी बड़ी झील है। आगे पढ़ा था चार देश में 4 झील देखने को मिलती है। नासिर झील जो कर्क रेखा पर स्थित है, टाना झील जहाँ से हमारी ब्लू नील का उद्गम होता है, किबू झील देखी थी, विक्टोरिया जहाँ से ब्लू नील का उद्गम होता है, टेंगानिका झील और न्यासा या मालवी झील। तो ये तो था आज का हमारा अफ्रीका मरुस्थल। आशा और उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा और अच्छे से आप समझ रहे होंगे। आप इनको नोट्स और डायग्राम और बिल्कुल मैप के अनुसार समझें तो बहुत ही आसानी से समझ सकते हो। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं कल एक नए महाद्वीप के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और निरंतर अपने श्रद्धाएं में व्यस्त रहिए।